अमनदीप जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह का बयान अभय चौटाला का सामने आया है, क्या प्रदेश में आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन को इस तरह के बयान सूट कर रहे हैं क्या? अभय सिंह चौटाला का बयान किस संदर्भ में आया है और उन्होंने किस बात को लेकर के ये बात कही है? सबसे पहले उन्होंने विधानसभा के अंदर भी ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब वो विपक्ष में थे, किसानों के समर्थन मूल्य देने के लिए जो प्रदर्शन किए थे, उनको उनके जायज हक को दिलवाने के लिए जो प्रदर्शन किया था, वो अर्धनंगन होकर प्रदर्शन किया था। और उसमें आप देखते हैं वो फोटो बार बार सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती है, बहुत ज्यादा बार आपने देखी होगी। जितने भी हमारे प्रदेश के भाजपा के सीनियर नेता हैं, चाहे उसमें गृह मंत्री हो, चाहे उसमें प्रदेश अध्यक्ष हो, और भी सीनियर जो मंत्रीगण और विधायकगण हैं, उस फोटो के अंदर नंगन प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं, जिन्होंने किसानों के हक के अंदर प्रदर्शन किया था जब वो विपक्ष में थे। जी। आज सत्ता पक्ष में आए हैं तो उन्होंने ऐसे कानून बना दिए किसानों के लिए। सर, मुझे बयान का संदर्भ समझा दीजिए। आप कह रहे हैं कि जी, यही संदर्भ है। आप समझिए बात को। अभय सिंह चौटाला जी ने ये बात कही कि जब वो नेता विपक्ष में थे, वो आपके समर्थन के लिए नंगन होकर प्रदर्शन करते थे। आज सत्ता में बैठ के लिए आपके लिए 3 काले कानून ले आए हैं। तो अगर अब भी वो ये नाटक करे ना आपके पास आकर के कि हम आज भी आपके हितैषी हैं, तो उनको वही बोलना कि कपड़े उतार करके नंगन होकर हमारे साथ प्रदर्शन करें। ये उनके बयान का जो है तात्पर्य था, ये उनका मतलब था। और ऐसे करना चाहिए जब आप विपक्ष में बैठ के किसानों के लिए नंगन होते हैं। तो आज सत्ता पक्ष में बैठकर ये 3 काले कानून ले आए, किसानों की मौत का फरमान ले आए, तो किसान आपको कैसे सबक सिखाए? बताइए मुझे, और क्या तरीका बचा है किसान के पास? अमनदीप जी, मैं समझ नहीं रहा हूं, बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को पोल से बांध दो, इस तरह की बयानबाजी करना और एक शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना, इन दोनों चीजों को आप जिस तरह से जोड़ रहे हैं, संदर्भ में आपका समझ नहीं पा रहा हूं। ये है मेरे सर, आप बात समझिए। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेता खासकर आकर जब वो धरने प्रदर्शनों पर आकर ये कहते हैं, अभय सिंह जी ने जो रेफरेंस दिया वो यही दिया था कि जब जजपा के नेता धरने प्रदर्शन पे आके कहते हैं तो हम किसानों के साथ हैं, और विधानसभा के अंदर और सरकार के साथ वो किसानों के खिलाफ हैं, तो भाई अगली बार अगर वो आए आपके पास, अभय सिंह ने ये नहीं कहा कि किसानों आप उनके घर जाएं, उन्होंने कहा जब वो आपके पास आए तो उनके कपड़े उतार करके जैसे वो पहले प्रदर्शन करते थे वैसे खड़ा कर देना कि अगर हमारे पक्ष में है तो इसी तरह प्रदर्शन करें फिर हमारे लिए। अब भी जब पहले आप कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे तो अब क्यों नहीं कर रहे आप कपड़े उतार के प्रदर्शन? जी, ये उनका कहने का मतलब था। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि आप घरों में चले जाइए विधायकों। चलिए अमनदीप जी, वापस लौटूंगा, जवाब बीजेपी से भी लूंगा, लेकिन उससे पहले अजय गुलिया साहब का रुख करना चाहूंगा। अजय गुलिया साहब, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तो अभय चौटाला को नॉन सीरियस नेता कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या ये समझ पा रहे हैं आप किस तरह का बयान है, क्या इसका संदर्भ है, क्या प्रसंग है? तर्कहीन, कोई जिसका कोई तर्क नहीं, जिसके लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं, और जो असंवैधानिक जितने भी सारी चीज़ें हैं, यही कारण रहा कि वो अपनी पार्टी को कहाँ से कहाँ ले करके गए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये किसको बांधने की बात कर रहे हैं? ये किसको बांधने की बात कर रहे हैं? जिनकी सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा बाजरा, आज के इतिहास की बता रहा हूँ, 1 नवंबर 1966 को बना था, सबसे ज़्यादा बाजरा बिका, सब एक दाने की खरीद हुई, जिसकी सरकार के दौरान ये कानून बना। और मैं ये नहीं कहता, मैं खुले मन से टीवी चैनल पर बैठ करके स्वीकार भी करता हूं कि पहले किसी की भी सरकारें रही हूं, उस दौरान भी खरीद होती थी और किसान की पेमेंट लेट होती थी। ये नहीं चाहे उसके अंदर मैं किसी सरकार का ना तो बचाव कर रहा हूं ना किसी का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन एक पहली सरकार बनी, एक युवा उप मुख्यमंत्री बना जिसने सोचा कि जमींदार को, किसान को परेशानी होती है, अगर 3-4 महीने कोई सरकार का पैसा ना दे तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो किसान ने क्या कसूर कर रखा है कि किसान का पैसा सरकार ना दे तो क्यों ना उस पर पेनल्टी लगे, उसको ब्याज के रूप में पेनल्टी देने का काम, कि अगर किसान की फसल की पेमेंट 48 से 72 घंटे के अंदर जे फार्म कटने के बाद नहीं होती तो सरकार उस पर ब्याज देगी। ये एक 1800 मंडियां बना करके कोरोना काल में भी जब खरीद करी ताकि किसान को तकलीफ ना हो, ये उन लोगों को बांधने की बात करते हैं। दुष्यंत जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। इनको पता नहीं कौन किसके लिए काम कर रहा है, इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक, और मैं तो कहता हूं अपनी पार्टी को कहां से कहां ले गए।
कैसे कैसे एक नॉन जिस युवा के नॉन पीछे, सीरियस नहीं मैं दूसरों आपके को बीच में नहीं बताए, बोला, खुद मैं आपके बीच में नहीं बोला, अमनदीप मैं जी सुन आपके लीजिए, बीच में नहीं वापस बोला लौटूंगा ना, आपके पास, जवाब आपसे भी लूंगा। आपके बीच में अमनदीप तो जी मैं सुन नहीं लीजिए। बोला था, कहां से कहां ले गए। अब मैं कहता हूं आप एनएलडी के स्वयं जो पूर्व में रहे कार्यकर्ता हैं, या अभी भी जो इनसे पूछ लें किस प्रकार का व्यवहार रहता है उनका व्यवहार किस प्रकार का रहता है, ये उनकी सोच को दर्शाता है, उनकी कार्य प्रणाली को दर्शाता है। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में तो कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये चीजें मैंने जरूर बताई हैं कि 1800 मंडियां बना करके गेहूं की खरीद होना, किसान के बारे में सोच करके कि जब किसान की पेमेंट लेट होती है क्यों ना उसको हर्जाना मिले, ये सारे जो कानून बनाए जा रहे हैं किसान के हितैषी कानून है, किसान के फायदे की चीजें हैं, ये उनको बांधने की बात कर रहे हैं। जी अजय गुलिया साहब, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि अभय चौटाला कहे या ना कहें, लेकिन जिस तरह से विरोध हुआ, विरोध तो जेजेपी के एमएलए को भी झेलना पड़ा ना। नहीं देखिए, मैं आपके सामने एक चीज स्पष्ट कर दूं भविष्य जी, जी किसान हमारे और हम किसान के, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो मेरे विरोध में खड़ा है मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि लोकतंत्र उसको इस बात की इजाजत देता है शांतिपूर्वक ढंग से किसान भाई अपना अगर आंदोलन करते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है उनका, वो उसको अवेल करें। और दुष्यंत जी ने तो स्पष्ट कहा कि किसान तैयार होकर के आए, जिस प्रकार से बहुत सारे नेता इसके अंदर घुस गए थे जो नहीं चाहते थे कि किसान और सरकार के बीच में सहमति बने। दुष्यंत जी ने कहा, मैं आपके टीवी चैनल पे पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि किसान नेता तैयार हों और किसानों के हक में फैसले करवाने के लिए तैयार हों, दुष्यंत जी बैठ के मध्यस्थता कराएंगे और किसानों के हक के फैसले होंगे। आपके टीवी चैनल पे पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, ये जो तथाकथित किसान नेता हैं ये तैयार हों और इस बात के लिए राजी हों कि किसानों के हक में फैसले आने चाहिए। लेकिन ये राजनीति छोड़ें, जो ये राजनीति कर रहे हैं पक्ष की विरोध की, ये कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं इस्तीफा दो, ये कांग्रेस पंजाब में जाकर के क्यों नहीं इस्तीफा मांगते, राजस्थान में जाकर के क्यों नहीं इस्तीफा मांगते, जब लेकिन भूपेंद्र नहीं भविष्य जी, जो भूपेंद्र हुड्डा जी के सपुत्र भाई दीपेंद्र से पूछा गया इस्तीफा, बगले झांकने लगे थे, ऐसे आगे नहीं चल पा। ये दूसरे की बारी जब आती है तो कानून क्यों बदल जाते हैं, स्वयं क्यों नहीं दिया इन्होंने। ये सिर्फ इनको तो तकलीफ इस बात की है कि 31 साल का नौजवान युवा हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कैसे बन गया, जो आज किसानों के हक में फैसले ले रहा है। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है, नहीं तो ये तैयार हो, ये किसान नेता जो कहते हैं अपने आप को, ये तैयार हो। मैं आपके टीवी चैनल पे पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि दुष्यंत जी बैठ करके किसानों के हक में फैसला कराएंगे। चलिए अजय गुलिया साहब, क्योंकि देखिए कई सवाल जेजेपी से इसलिए भी हैं क्योंकि जेजेपी के कई विधायक जो हैं किसानों के समर्थन करने की बात वो कह चुके हैं। हालांकि इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन एक बार कांग्रेस को भी डिबेट में शामिल करना चाहूंगा। रमेश बावल जी हमारे साथ जुड़े हुए, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगा। रमेश बावल जी, फिलहाल जो बयान अभय चौटाला का है उस पर पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। सर देखो, जो अभय चौटाला जी ने बयान दिया है जी, उनकी मानसिकता कि वो किस तरह के बयान देते हैं तो मैं तो उसके बारे कमेंट नहीं कर सकता जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस तरह की बयानबाजी नहीं होती। रही किसानों की बात, किसान तो शुरू से ही उनका हक है जी, और अपने हक के लिए उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया है। लेकिन जो भाजपा सरकार की मानसिकता थी, जिस तरह से किसानों के जब शुरू में इन्होंने एजिटेशन किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट, तो देखो कुरुक्षेत्र में लाठियां बरसाई गई, मुकदमे दर्ज किए गए। फिर हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि वो तो सेल्फ डिफेंस में किया गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, किसी पे उन्होंने कोई अटैक नहीं किया किसानों ने। उसके बाद वो बॉर्डर पे बैठे 300 के लगभग किसानों की शहादत हो चुकी है। उसके बाद किस तरह के इन्होंने फूट डालने की बात करी है। जिस तरह गुलिया जी कहते थे 1800 मंडियां बनाई, क्या मंडियां भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है? मंडी व्यवस्था को तो आप ये कानून ले आके खत्म कर रहे हो। अब जब किसान पीसफुली एजिटेशन कर रहे हैं और इनके साथ ये कहते हैं कि बात करने के लिए तैयार है त्यागी जी, तो जब बात करने की बात आई तो इन्होंने बात क्यों नहीं की सिरे पे? जब किसान एक ही बात कहते हैं कि जी आप एमएसपी की गारंटी दे दो और एमएसपी पे एक एक दाने की जो खरीद करेगी वो सरकार करेगी, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। तो ये कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस को मुद्दा मिल गया
आप इस मुद्दे को 2 मिनट में सवाल तो उठेंगे ना सर, क्योंकि देखिए हरियाणा में आप कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में आप कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों की, इस तरह की चीजों की कोई जगह लोकतंत्र में नहीं है, लेकिन पंजाब में बीजेपी विधायक पिट जाता है, उस पर आप डिफेंड नहीं कर पाते हैं। अभी त्यागी जी आपको ना एक क्लिप दिखाता हूं, मैं एक क्लिप दिखाऊंगा आपको, आपके चैनल पे भेज दूंगा मैं। अब एक क्लिप में जो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो इस तरह का इशारा करके गए हैं गाड़ी में, इस तरह का, क्या एक नेता को इस तरह का इशारा करना उसकी सभ्यता है? एक जनता का प्रतिनिधि जो इस तरह की बात करता है, ये कल की वीडियो है। और यदि किसान इस तरह ये कह रहे हैं कि नारंग पे हमला हुआ, देखो मैं हमले की तो हम कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिसकी वजह से ये आपस में जो नारंग जी के साथ हाथापाई हुई है, मैन हैंडलिंग हुई, कोई तो सिचुएशन हुई होगी उसमें, क्योंकि किसानों ने कभी किसी पे पहले अटैक नहीं किया। जब शुरू में बात चल रही थी, किसानों ने किया किसी पे अटैक? किसी पे नहीं किया। पीसफुली एजिटेशन आज तक करते रहे हैं। चलिए आप जो बात कह रहे हैं, जिस क्लिपिंग की बात कर रहे हैं, उस पर भी मैं जवाब ले लूंगा, और अजय गुलिया साहब भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार डिबेट में विजेंद्र नेहरा जी को भी लाना चाहूंगा, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी जवाब दीजिएगा। भविष्य जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी त्यागी जी देखिए, बहुत देर बाद आपने मौका, और त्यागी जी मैं आपको बताना बहुत पत्रकार हैं, और जिस विषय पे आज आपने डिबेट रखी है, इनेलो का तो जो विषय था वो सार्थक हो गया, क्योंकि ये लोग यही चाहते थे कि इनको थोड़ा हाईलाइट मिल जाए, किसी तरह इनका नाम हो जाए, किसी तरह इनको दोबारा चर्चा में ये लोग आ जाएं। और इसी तरह की बातों को लेकर के जो अभय चौटाला जी ने जो बयान दिया है, उस बयान का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना ही है, मैं पिछले 1 महीने 2 महीने से देख रहा था कि इनेलो के प्रवक्ता डिबेट में भी नहीं आ रहे थे, अभय चौटाला जी का कहीं नाम भी नहीं लिया जा रहा था, इसीलिए ऊट पटांग और जो मतलब की जो बातें हैं वो बोलते हैं हमेशा। और मैं मानता हूँ भूषण चौटाला जी ने उनको बिल्कुल ठीक कहा है कि वो सीरियस लेने लायक अब नेता नहीं रहे हैं। और आप बताइए अपनी, और दूसरा इनसे उम्मीद भी त्यागी जी क्या कर सकते हैं? त्यागी जी देखिए, इनेलो हमेशा गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है, कंपनियों के सामने अपने समय में गुंडागर्दी करना, गड्ढे खुदवाना, और अपने समय में कंडेला कांड में इन्होंने दर्जन भर से अधिक किसानों पर गोली चलवाई थी और उनको शहीद कर दिया था। और उसके विरोध में किसानों ने कई बार अभय चौटाला का घेराव किया था और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर ये निकल पाए थे, और फिर भी ये लोग ऐसी बातें अनाप शनाप करते हैं। त्यागी जी, विजेंद्र नेहरा जी, मेरा एक सवाल में बीच में इंटरप्ट करके आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह किसान आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर बयानबाजी हुई है सत्ता पक्ष की तरफ से भी, एग्रेसिव मोड में जो बयानबाजी हुई, और जो वो एक सियासी बयानबाजी थी, क्या आपको लग रहा है उसी तरह की बयानबाजी, उसी तरह की एग्रेसिव बयानबाजी की एक फसल का हिस्सा जो है अब दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी अपने सियासी फायदे के लिए काट रही हैं? देखिए त्यागी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता और किसी भी नेता ने किसानों के लिए खिलाफ नहीं बोला। किसान हमारे भाई हैं, और किसानों के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार है, और ये किसानों ने ही सजा दी है इनेलो पार्टी को, जो इनकी हर चुनाव में जमानत जब्त होती जा रही है, इनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पे पहुंच गया है। और मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के रवनीत सिंह बिट्टू जो सांसद है पंजाब से, उन्होंने किस तरह से राज्यसभा में खड़े होकर के किसानों पर लांछन लगाया कि इनको खालिस्तानी फंडिंग कर रहे हैं, और खालिस्तानियों का जो षड्यंत्र है वो योगेंद्र यादव मिलकर उसको कर रहे हैं। 26 जनवरी का जो कांड है वो भी उन्होंने उनके साथ मिलकर कराया। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाए, जो कांग्रेस का सांसद और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस तरह से नहीं कहा। बीजेपी जेजेपी सरकार किसानों के भले के लिए, किसानों के हित के लिए काम कर रही है। और त्यागी जी 5 दिसंबर 2020 को, अरे भैया आपके बीच में नहीं, 5 दिसंबर 2020, सुन लीजिए भाई, रमेश जी आपके बीच में नहीं बोला मैं, इनको नहीं लगेंगे बीच में मैं बोलूंगा फिर। देखिए 5 दिसंबर 2020 को त्यागी जी, भारत सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव किसान संगठनों के बीच में भेजा था कि आपकी जितनी भी मांगे हैं उन सभी मांगों को हम मानते हैं, चाहे वो एमएसपी की लिखित में गारंटी देने की बात हो, चाहे मंडी से बाहर टैक्स लगाने का प्रोविजन हो, चाहे मंडी से बाहर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन का बात हो, चाहे आपको एसडीएम कोर्ट के साथ में आपको अधिकार देने की बात हो। त्यागी जी इनको रोकिए, मैं ये इस तरह इनके बीच में नहीं बोला मैं। रमेश जी, इस तरह से डिबेट थोड़ी ना हो पाएगी, इस तरह से आपकी डिबेट खराब होगी फिर। रमेश जी मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, जरा सुन लीजिए।
आप दूसरों के बारे में अरे क्या बात सुनिए करोगे भैया, आप? सुनिए, अपनी उम्र का लिहाज रखिए रमेश जी, थोड़ा उम्र का लिहाज रखिए, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको ठीक नहीं लगता मैं आपका अगर कुछ बोलूंगा तो आपके बीच में बोलूंगा। फिर मैं बताना चाहूंगा त्यागी जी आपको जी। कि कांग्रेस पार्टी ने, मैं इनका कांग्रेस का इतिहास अगर आपको बताना चाहूँ, 1993 के अंदर जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के अंदर, इन्होंने किसानों पर गोली चलवाई थी, किसानों को शहीद करवाया था। चलिए, 1998 में फिलहाल किसानों को इन्होंने शहीद करवाया था। जी। और त्यागी जी इनके जो नेत्री है नरवाना से 2 बार विधानसभा के चुनाव में जो इन्होंने वहां पे फाइट किया है, वो चलिए। खुद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब किसान आंदोलन को चलाना है जी। और कांग्रेस पार्टी को शराब और पैसा बांट के किसान आंदोलन चलिए चलाना है। वापस लौटूंगा मैं, इनकी नेत्री ने वापस खुद ये कहा लौटूंगा। है। जिस तरह की आप विजेंद्र नेहरा जी और आपके मैं पास भी, बताना लेकिन चाहूंगा रिएक्ट करना इनको, चाह रहे थे कुछ इनके अजय गुलिया नेता जी। ने आरोप लगाए अजय हैं। गुलिया जी, और सुनिए रमेश बाबू जी आपके पास भी आ रहा हूँ, कुछ त्यागी जी, सवाल मेरे भी हैं, लेकिन कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे अजय गुलिया जी। अजय गुलिया जी रखिए अपनी बात। खत्म करूंगा। मैं देखिए- त्यागी जी ये कह रहा था कि इनके नेता करण दलाल ने और इनके सब नेताओं ने मिलकर दुष्यंत चौटाला जी का विरोध किया है। नरियाला गांव मेरे गांव के पास पड़ता है फरीदाबाद जिले जी। में, और भूपेंद्र हुड्डा जी विधानसभा में कहते हैं कि कांग्रेस का कोई भी नेता विरोध में नहीं है। ये दोगली चाल चलने चलिए। वाले लोग हैं, दोगले लोग हैं, और किसानों ने इनको बेइज्जत करके चलिए। भगाया नरियाला गांव से। चलिए दुष्यंत जी का कार्यक्रम वापस नहीं लौट रहा करवा हूँ पाए। विजेंद्र नेहरा जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास भी। अजय गुलिया जी आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे रमेश बावल जी की बात पर। देखिए, रमेश बावल जी ने अभी एक बात कही कि आप लोगों ने किस प्रकार से विरोध किया, या एक कोई परिवार है जिस प्रकार की टिप्पणी करना चाहते हैं। मैं जी। इनसे पूछना चाहता हूं, स्वयं लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि मंडियां समाप्त होनी चाहिए, किसान को अपनी फसल बेचने की आजादी होनी चाहिए जी। और जब चौरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और उस कमेटी के अध्यक्ष थे कि जिसको कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना था, लागू क्यों नहीं करी, उसको क्यों दबा के रखा। जी। इन्होंने स्वयं सिफारिश करी, चौरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में उन्होंने खड़े होकर के माना कि उन्होंने मंडियां समाप्त करने की सिफारिश उन्होंने करी थी। हम तो एक चीज कहते हैं बामल जी, मेरी बात सुने, मंडियां थी, मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। एक सवाल और अजय ये गुलिया इतनी जी। बड़ी बात आपके बीच में कह देता हूं, ये एमएसपी और मंडियों का वादा आपके बीच में करते हैं, इतने ही हम सरकार में हैं। अगर इन पर आंच आई तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी। हम किसान के साथ खड़े हैं, जननायक जनता पार्टी किसान के साथ खड़ी है। इन सारी चीजों का वादा करके आए थे, जो वादे लोगों के बीच में करके आए थे, लगभग सारे वादे पूरे करेंगे, तभी दोबारा चुनाव में जाएंगे। आपसे अजय गुलिया जी एक सवाल मेरा ये भी है आपसे, क्योंकि देखिए खुद गृह मंत्री मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि आंदोलन शांतिपूर्वक अब चल रहा है और शांतिपूर्वक आंदोलन की लोकतंत्र में जगह है। ऐसे में क्या अब कुछ राजनीतिक दलों की पॉलिटिकल सिचुएशन को ये सूट कर रहा है कि हिंसक या भड़काऊ भाषण सुनाई देते रहे? हुड्डा साहब अजय ने जी। कहा कि मंडियां समाप्त नहीं होगी और भविष्य किसान जी, को देखिए, मैं अपनी एक चीज फसल मानता का हूं। रेट तय करने का अधिकार दिया जाए। इसमें वो तो आज किसी भी के कहते कहने हैं की कोई गुंजाइश ही नहीं किसान रहती की जो लागत कि है, डेमोक्रेसी रमेश में- बावल जी रुक जाइए, लौट रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए जरा। डेमोक्रेसी में शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करने का सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें किसी के कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी। अगर किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन करते हैं, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है जिसको वो वेल कर रहे हैं, बिल्कुल वो कर सकते हैं। लेकिन सरकार का काम होता है जनता के हितार्थ, लोगों के हितार्थ काम करने के लिए। अगर आज किसी बात से किसान भाई नाखुश हैं, उनको लगता है कि ये फैसले उनके हितार्थ नहीं है, या उनको ये इन फैसलों से लाभ होने के बजाय हानि हो सकती है, तो बातचीत के रास्ते खुले हैं। उनका बेटा आज चंडीगढ़ में बैठा है, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनको निमंत्रण देता हूं, वो अपना डेलीगेशन बना करके आए, बातचीत करें, उनकी बातों को लेकर के केंद्र की सरकार से हरियाणा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बात करेगा और किसानों के हक में फैसले लेकिन सर होंगे। 11 से 12 दौर की बातचीत तो हो चुकी है ना? नहीं, उसके कई बार बाद देखिए, उसके बावजूद कोई हल नहीं निकला। नहीं, भविष्य जी देखिए, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। बातचीत हुई, जी। अब बातचीत उस वक्त सफल नहीं हो पाई, जी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब कोई और दूसरा रास्ता। चलिए, चलिए। बातचीत से ही हल निकलेगा, बातचीत से हम हल बातचीत निकलेगा। के लिए कुछ तैयार हैं। डेप्यूटी सीएम भी लोग आज ये बात कह रहे थे। डेलीगेट- जी, अमनदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तो जवाब दीजिएगा अजय गुलिया जी की बात का, दूसरा ये कि क्या इस तरह के बयान से, इस तरह के भड़काऊ भाषणों से पंजाब की घटना का रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहते हैं आप? देखिए त्यागी जी, मैं आपको बताना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। और जो अजय गुलिया जी की बात का जवाब और आपका जवाब एक ही मैं देना चाहूंगा आपके क्वेश्चन का भी, जी। कि ये जो अभी तक आपने इन दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, जो सरकार के प्रवक्ता है, ये भड़काऊ बयान आज भी दे रहे हैं। देखिए कितनी बेशर्मी से दोनों सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं,
ये केवल आपके टीवी चैनल तक ही सीमित होकर कह सकते जी। हैं, अपने अपने हल्के में नहीं जा सकते। मेरे भाई जजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई किसानों की मदद करने के लिए आपकी अब सर- मैं दावा ठोक देता हूं। अब सर आप तो लोग भाई धमकाएंगे तो मैं कैसे आप जाएंगे? केवल नहीं, मैं ये आप कह कह रहे हैं कि हूं अपने अपने हलकों में नहीं जा सकते, अब आप धमकी क्या देंगे बेहतर नहीं पड़ेगा? तो कैसे जाएंगे? ऐसा नहीं बोलिए ये। नहीं, देखिए अमनदीप जी को आज अमनदीप जी की मजबूरी है, छोटे भाई हैं हमारे, युवा साथी, आज इनकी मजबूरी है, ये क्या बोल सकते हैं। देखिए लोकतंत्र में ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है भविष्य जी। जी। और जो लोग आज खिलाफ हैं या जो आज पक्ष में नहीं, सरकार के विरोध में भी खड़े हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और कांग्रेस का वाले लोग कितनी बेशर्मी से कर, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ था कि नहीं हुआ था, किस प्रकार से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को इन्होंने बदल दिया था। आज अगर लोग बैठे हैं हड़ताल पे, आज अगर लोग हड़ताल पे बैठे, सरकार तैयार है बात करने के लिए। अरे एक लोग देखिए, आप मीडिया को लोकतंत्र का एक स्तंभ मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक हरियाणा प्रदेश का एक जिम्मेवार चैनल जिसके ऊपर बैठ करके एक पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तैयार हैं, अगर किसान डेलीगेशन बना करके आते हैं, बातचीत में जरूर उनके बीच में बैठ करके उनकी बातचीत कराएंगे और किसानों के हक में फैसला कराएंगे। चलिए मनदीप जी जवाब दीजिएगा, थोड़ा वक्त की मेरे पास कमी है, कम शब्दों में। अरे भाई इनसे ये तो पूछिए कि जब केंद्र की सरकार ही बात करना नहीं चाह रही, ये कौन सी बात करवाना चाहते हैं जी। अगर तैयार है तो कौन रोक रहा है इनको बात करवाने से, कौन रोक रहा है इनको बात करवाने से, बताइए। अरे लेकिन सर उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो विपक्षी दल हैं वो इस तरह के भड़काऊ भाषण देने लगेंगे, आंदोलन को हिंसा की राह पर ले जाने लगेंगे। आप विपक्षी दलों को छोड़िए, किसान तो है ना आपके पास, आप करवाइए बात। कौन रोक रहा है इनको दुष्यंत चौटाला को बात करवाने से केंद्र के साथ? अरे 44 आदमियों की कमेटी है अमनदीप केसरी जी, आप समझते नहीं। अरे 44 आदमियों की कमेटी है, वो 44 आदमियों की कमेटी को मैं निमंत्रण देता हूँ, वो आए, मैं उस कमेटी को निमंत्रण दे रहा हूँ, वो आए। आप कौन है? अरे भाई निमंत्रण आपको खुद गृह मंत्री से मिलने के लिए दुष्यंत चौटाला जी 2-2 घंटे गेट के बाहर खड़े रहते हैं। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? जब नहीं, ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? 2-2 घंटे बाहर खड़े रहते हैं। अरे ये कल्चर आपकी पार्टी के अंदर होगा। बातचीत के दरवाजे बंद करती है तो आप बोलिए, आप बयान दिलवाइए, केंद्र की सरकार से इतनी चलती है आपकी, तो आपको कौन पूछ रहा है मेरे भाई? वहां अरे लोकतंत्र में चलती है, बयान दिलवा दीजिए। लेकिन सर केंद्र के मंत्री से बयान दिलवा दीजिए ना। अमनदीप जी, आपकी पार्टी के नेता कौन से समाधान की वकालत करते दिख रहे हैं? भविष्य जी, वो तो हिंसा की वकालत करते दिख रहे हैं। एक ही मिनट लूंगा, इनको शायद पता नहीं आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया। अरे मेरे भाई, आप सिर्फ ये सोच करके आते हैं कि आज टीवी पे क्या कहना, अरे कम से कम ये तो पता करके आए आज दिन में क्या कहा। 12 दौर की जैसे, अरे 12 दौर के बाद क्या, 12 दौर के बाद क्या अंत हो गया? अगर 12 दौर में कोई फैसला नहीं हो पाया, सहमति नहीं बन पाई, तो आप हिंसा पे उतारू हो जाएंगे। उसके बाद भी बातचीत का ही रास्ता है। देखिए, आप शायद डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं। बातचीत ही एकमात्र तरीका है, दोबारा से बातचीत को शुरू किया जा सकता है, दोनों पक्षों को किसी सहमति पर लाया जा सकता है। जब लोगों को ये कानून पसंद नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब हठधर्मिता नहीं होता। चलिए, वक्त की मेरे पास कमी है अभी फिलहाल। धन्यवाद मुझे आप सभी का करना पड़ेगा, विजेंद्र नेहरा जी, रमेश बावल जी, अजय गुलिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अमनदीप केसरी साहब हमारे साथ इनेलो से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सवाल यही है कि आंदोलन की आड़ में हिंसक बोल तो बोले जा रहे हैं, लेकिन आखिर इसका समाधान कैसे होगा, कैसे किसानों का ये आंदोलन खत्म होगा, इस पर जो एक बेहतर तालमेल के साथ बातचीत होनी चाहिए थी, वो बातचीत नहीं होती दिख रही। फिलहाल पॉलिटिकल पंचायत में मेरे साथ बस इतना ही।